मैंने अपनी आंखों से देखा है, अपनी आंखों से देखा। बहुजन समाज पार्टी यानी कांशीराम मायावती यानी हाथी चुनाव चिन्ह, हाथी को वोट देने के लिए 100-100, 200-200, 300-300, 400-400 दलितों की कतार, तपती धूप, पैरों में चप्पल नहीं, वो जोश, वो जज्बा हुआ करता था। और दलितों में यह जोश और जज्बा पैदा करने का सबसे बड़ा श्रेय फिलहाल उत्तर प्रदेश में कम से कम मैं कांशीराम को देता हूँ। और कांशीराम की चूंकि उत्तराधिकारी, पॉलिटिकल उत्तराधिकारी उनकी बनी। हाँ, कांशीराम जी के जिक्र हुआ तो एक बात जरूर कहना चाहूँगा कि मायावती 3 बार मुख्यमंत्री अवश्य बनी, दूसरे की मदद से, दूसरे दलों की मदद से, खासतौर से भारतीय जनता पार्टी का काफ़ी प्रेम रहा इनको मुख्यमंत्री बनाने में, उनके भारतीय जनता पार्टी का बड़ा योगदान रहा अन्य अन्य कारणों से। लेकिन मायावती को पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का अवसर तब प्राप्त हुआ जब कांशीराम इस दुनिया में नहीं थे। कांशीराम के अवसान के बाद जब मायावती बसपा सुप्रीमो कही जाने लगी तो उन्होंने एक अभिनव प्रयोग किया जो उत्तर प्रदेश की राजनीति में खास तौर से आप देखें कि आज़ाद हिंदुस्तान की राजनीति में अगर उत्तर प्रदेश का एक राजनीतिक नक्शा बनाया जाए तो उसमें यह बात ज़रूर कही जाएगी कि दलितों को इस तरीके से एकजुट किया। और उसके बाद जब लगा कि खाली दलितों के बल पर सत्ता हासिल नहीं की जा सकती या दलितों के साथ कुछ जातीय गोलबंदी अलग अलग पॉकेट्स में करके सत्ता अपने दम पे नहीं पाई जा सकती, तो मायावती ने एक प्रयोग किया जो प्रयोग सोशल इंजीनियरिंग उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स में कहलाता है। और उस सोशल इंजीनियरिंग में इन्होंने अपर कास्ट को लिया, खास तौर से ब्राह्मणों को जोड़ा। उस वक्त तक मायावती पर मुसलमानों का विश्वास हद तक बना हुआ था जो आज काफ़ी क्षीण हो गया है। और मायावती के भीतर कहीं ना कहीं इस बात को लेकर के तड़प ज़रूर होगी और ज़रूर सोच रही होंगी, इसका विश्लेषण एक नहीं 100 बार कर रही होंगी आखिर इस स्थिति क्यों आई। इसको लोग जानते भी हैं, हम आप भी जानते हैं। दलितों को उनके अधिकारों के लिए सजग करने की एक मुहिम चलाई और फिर दलितों के दम पर सरकार बनाई, सत्ता में उनकी भागीदारी दिलवाई। लेकिन आज वही मायावती अपनी कुछ गलत नीतियों के नाते मुझे लगता है कि दलितों का मोह भंग होने लगा है उनसे प्रति। और उनको अब इस सूरत में आकर के कि दलितों का झुकाव जो इधर पिछले लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के प्रति देखा गया, खास तौर से गैर जाटव दलितों का, उसकी वजह से उनको एक बड़ी रैली करनी पड़ रही है। 9 अक्टूबर को ही रैली कर रही हैं खाली दिखाने के लिए कि जो दलित टूट गए या टूट रहे हैं या उनका मोह भंग हो रहा है, उनमें फिर से एक आशा बंधे कि नहीं, बहन जी अभी हैं, सक्रिय हैं, जिंदा हैं और उनकी एकजुटता बनी रहे। उसके कई राजनीतिक नेतार्थ हैं। लेकिन ये भी आप देखिए कि जिन दलितों के दम पर मायावती 4-4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी और लंबे समय तक देश में दलितों की राजनीति की शीर्ष पायदान पर बैठी रही, मायावती के बराबर कोई दलित नेता इस देश में नहीं गिना जाता था। ये बात सही रही है। आज उनको उन्हीं दलितों को पकड़ने के लिए इस तरह की कवायद करनी पड़ रही है। और एक तो कहावत है ना, लेकिन अब समस्या यह है कि मायावती की पॉलिटिकल स्थिति इतनी ज़्यादा दुबली हो गई है कि फिर उनको सेहत का कोई तात्कालिक ऐसा इंजेक्शन चाहिए
जो फिलहाल उनकी बहुत सी चीज़ों को किसी तरीके से रोक सके। रोकने का सबसे बड़ा कारण तो ये बता दूं, जब आपकी मूल चीज़ आपसे छूटती है, जैसे क्या है, जो मूल वोट बैंक रहा है, जिसके लिए इतनी बड़ी जागृति का अभियान चलाया, मिशन चलाया मायावती ने, जो दलितों का हक के लिए, जो उनका दलित वोट बैंक है, जो किसी भी सूरत में उनसे दाएं बाएं लंबे अरसे तक नहीं हुआ। जब 2024 में वो टूटने लगा, ठीक है आपकी सीटें न मिलें, सीटें कम हो जाएं, लेकिन जब आपका मूल टूटने लगता है तो आपको तकलीफ होती है, क्योंकि भविष्य फिर आपका एकदम अंधकार में आ जाता है। अब मायावती के साथ क्या समस्या है कि एक तो उन दलितों को मैसेज देना कि साहब अभी देखो मेरी क्षमता है, अभी इतने दलित, इतने लोग हमारे समर्थन में आए, और इसमें कोई शक नहीं कि मायावती ने उत्तर प्रदेश के इतिहास की सबसे बड़ी रैलियां की हैं, बड़ी भीड़ हुआ करती थी। मायावती की रैली का रिकॉर्ड अगर किसी ने पहली बार ब्रेक किया तो साल 2014 में जब नरेंद्र मोदी के प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट होने के बाद उसी रमाबाई अंबेडकर मैदान में रैली की, जिसको ऑर्गेनाइज करने में अमित शाह की बड़ी भूमिका थी। उस वक्त वो प्रभारी महासचिव हुआ करते थे भारतीय जनता पार्टी के। तो मायावती हमेशा ऐसा करती रही हैं। अब दिक्कत क्या है? दिक्कत क्या है कि एक तरीके से उन्होंने अब अपनी बागडोर या उत्तराधिकार उन्होंने लगभग तय कर दिया है कि उनके भतीजे आकाश आनंद ही होंगे। लेकिन आकाश आनंद को सूखे सूखे देने के लिए क्या उनके पास है? क्या है? उनके पास कुल एक विधायक उत्तर प्रदेश के असेंबली में, आकाश आनंद या आनंद कुमार, इनका कम से कम एक राजनीतिक भविष्य सुनिश्चित करने के लिए उनको किसी न किसी सदन में जाना आवश्यक है। मायावती ऐसा सोचती हैं, बड़ी दूरदृष्टि की राजनीति उन्होंने हमेशा किया है। तो कम से कम उनको इतना तो करना है कि उत्तर प्रदेश में 2027 में इतनी हैसियत जरूर बना लें कि राज्यसभा में कम से कम एक व्यक्ति को, चाहे भाई को चाहे भतीजे को, भेज सकें। ये उनकी स्ट्रेटजी का एक पार्ट है जो मेरे समझ में आता है और जो उनके करीबी लोग जिसको इंगित करते हैं। तो अब फिर याद आई है कि किसी तरीके से लोगों को इकट्ठा करें, और अगर दलित खासतौर से गैर जाटव दलित तो हमेशा बढ़ते रहे हैं, ठीक ठाक अच्छे फीसद बढ़ते रहे हैं, लेकिन 2024 का जो बंटवारा हुआ है, जो शिफ्टिंग हुई है, ये मायावती के लिए बहुत खतरनाक है। मैंने जैसा कहा, एक सीट आना विधानसभा में खतरनाक नहीं है, 0 सीट आना पार्लियामेंट में उतना खतरनाक नहीं है जितना खतरनाक अपना मूल टूट जाने का की स्थिति है। तो एक तो संदेश देना कि दलितों अभी हम हैं, हम अभी खर्च नहीं हुए हैं, और तुम्हारा जो मोहभंग की जो स्थिति बनी है उसको दूर करो, साथ रहो, जुटो। तो दलित वोट जो उनका पारंपरिक वोट बैंक रहा, उसको इंटैक्ट रखने की एक बड़ी कोशिश ये है। और आप देखिएगा कि फिर एक बार वही मायावती जिस तरीके की तैयारियाँ चल रही हैं, जो उनका पुराना ऑरा था उसी अंदाज की भीड़ यहाँ आएगी। लेकिन एक बात ज़रूर होगी कि अब वो चेहरे नहीं होंगे जो उन बड़ी रैलियों में मंच की शोभा किया करते थे। एक ज़माना था मायावती जब मंच पे बैठती थी इसी रमाबाई अंबेडकर मैदान में, तो सतीश चंद्र मिश्रा, नसीमुद्दीन सिद्दीकी, बाबू सिंह कुशवाहा और स्वामी प्रसाद मौर्य, एक माइक पे पांचों लोग खड़े होते थे और मायावती जिंदाबाद, बहन जी जिंदाबाद, बहन जी जिंदाबाद, ये नारे लगाते थे लोग वहां मंच पे जाकर के। लेकिन अब वो चेहरे वहां नहीं होंगे, न कोई बड़ा मुस्लिम चेहरा वहां होगा, कोई एक चेहरा ऐसा नहीं रह गया जो उस स्तर का रहा हो। तो ये दूसरी परिस्थितियों में, विपरीत परिस्थितियों में है, लेकिन मायावती की ये न्यूनतम आवश्यकता है कि किसी तरीके से अपने मूल वोट बैंक को रोकें और अपने आप को इस लायक बना सकें 2027 के असेंबली इलेक्शन में कि उनके परिवार या उनके जो उत्तराधिकारी हैं वो संसद के उच्च सदन में जा सकें। क्योंकि अब ये पीढ़ी चुनाव लड़ करके पार्लियामेंट में जाने की सूरत में दिखती नहीं।